वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषाज डिश। तो आज हम बनाने वाले हैं डिश एकदम टेस्टी सा चटपटा सा। बट वो किस चीज का हम करने वाले यहाँ पे गॉसिप और रिव्यू देने वाली हूँ मैं आपको लॉक अप सीजन 2 के 6th एपिसोड आई मीन जजमेंट डे का। सो जजमेंट डे हो चुका है और यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे एपिसोड होता है आई मीन फर्स्ट जो जजमेंट डे होता है वो हो चुका है। तो उसमें क्या क्या धमाके हुए हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट जो भी हो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि पूरा जो यहाँ पे इनमेट्स है ना, जितने भी इनमेट्स है 15 इनमेट्स, इन सब पे कहीं ना कहीं श्रेया कालरा भारी होती तो नजर आ ही रही है, क्योंकि पूरा जो हफ्ता है वो श्रेया के ऊपर में ही चला गया। सारे इनमेट्स यहाँ पे श्रेया जो है उनके अगेंस्ट नजर आए, चाहे उनका गेम अच्छा हो चाहे उनकी स्ट्रेटेजी गलत हो, जो भी हो, बट कहीं ना कहीं वो नजर तो आई है। साथ में यहाँ पे राम कपूर जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाते हैं, मैं सबसे बेस्ट हूँ, मैं सबसे यहाँ पे समझदार हूँ, उनकी भी क्लास यहाँ पे लग गई है जजमेंट डे पे। जिसने लगाई है वो है कंगना रनावत। वहीं पे हर्षद की तारीफ भी की गई है। साथ में यहाँ पे सबके साथ में क्या क्या हुआ है सब मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में जो रियाज अली है उनके फॉलोअर्स पर भी सवाल जो है वो उठा दिए गए हैं। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले तो एपिसोड स्टार्ट होता है और यहाँ पे आकांक्षा और जो श्रेया कालरा है, आकांक्षा चमोला नहीं, आकांक्षा चौधरी, इनके बीच में कन्वर्सेशन देखने के लिए मिलती है, जहाँ पे यहाँ पे दोनों साथ में बैठ के बात करते हुए नजर आते हैं, जो कि शॉकिंग लगा क्योंकि इनके बीच में कभी बातें होती ही नहीं है। और ये सब चीजें अगर हमें देखने के लिए मिले तो ऑब्वियसली शॉकिंग लगेगा ही। सो ये सब होता है। उसके बाद यहाँ पे एंट्री होती है जजमेंट डे पे किसकी, फराह और रितेश की। ये दोनों आते हैं और वहां पे वेलकम करते हैं जितने भी वहां पे इनमेट्स है सबका। सब लोग यहाँ पे एक स्क्रीन के थ्रू जुड़ जाते हैं। एक पॉइंट पे अगर बोला जाए तो आप बोल सकते हो कि ये कहीं ना कहीं बिग बॉस से इंस्पायर्ड है, हो ना हो, ये एक्सेप्ट करे ना करे, बट देखने में वैसा ही लग रहा है। कैसे बिग बॉस में होता है वीकेंड का बार, वैसा ही एक स्क्रीन से ये लोग जुड़े रहते हैं सलमान खान के साथ में, वैसे ही यहाँ पे इन लोगों से भी एक स्क्रीन के थ्रू जो है इनमेट्स जुड़े हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे होता क्या है कि ये वेलकम करते हैं किसका, कंगना रनावत का। कंगना रनावत जो है वो आती है और उनका वेलकम किया जाता है और यहाँ पे जो है गेम शुरू होता है, मतलब जजमेंट डे जो है वो शुरू होता है, जहाँ पे कंगना का सबसे पहला वार जाता है किस पे, धीरज धूपर पे। सो धीरज धूपर पे जाने से पहले यहाँ पे जो क्या नाम है, यस, रितेश देशमुख और जो फराह खान है वो थोड़ा सा तारीफ करते हैं किसकी, तो वो है हर्षद चोपड़ा। हर्षद चोपड़ा की थोड़ी सी तारीफ की जाती है जो कि प्रोमो में भी दिखाया गया था लास्ट एपिसोड के, जहाँ पे वो बोलते हैं कि हर्षद जो है उनको इनविजिबल का टैग मिला था, बट कैसे वो यहाँ पे पूरे हफ्ते रहे जिसकी वजह से वो इनविजिबल तो नहीं थे, लोगों ने उनको पसंद किया और हर जगह पर जो है हर्षद की बातें चल रही है और जनता ने तो उनको एक टैग भी दे दिया है और एक हैशटैग भी उनके लिए चल गया जो कि है सॉरी क्या बोलते हैं उसको, पूकी चोपड़ा। यस, तो पूकी का मतलब होता है क्यूटी पाए, क्यूट सा कोई होता है वैसा वाला। तो यहाँ पे सब लोग इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं और हर्षद की जो है वो तारीफ की जाती है। सो ये सब चीजें होती है। उसके बाद कंगना जो है वो धीरज की क्लास लगाती है। कंगना का कहना यहाँ पे धीरज के लिए ये होता है कि धीरज आप अपने आप को SRK समझते हो, शाहरुख खान समझते हो, बट आपको लगता है कि आपके अंदर में SRK वाली कोई भी पर्सनालिटी है, तो धीरज एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि हाँ है, मैं अपने आप को बहुत ओवर कॉन्फिडेंट मानता हूँ, मतलब कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं एक बेस्ट एक्टर हूँ, मैं अपने आप में कॉन्फिडेंट वो देखता हूँ। बट जो कंगना है उनका कहना ये होता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है सलमान का नाम, सॉरी शाहरुख खान का नाम खराब कर रहे हो उनका नाम लेके, क्योंकि आपकी जो रियल पर्सनालिटी है या फिर जो होता है ना कि एक होता है फ्रंट फुट पे खेलने वाला, वैसा मुझे अभी तक कुछ भी नहीं दिखा है। जहां पे ये सब चीजें बोल के धीरज जो है उनकी क्लास लगाई जाती है और उसके बाद इस जगह से पहुंच जाते हैं राम कपूर पे, जहाँ पे इनका कहना ये होता है कि मुझे लगता है कि आपका जो रूम है ना, जो इनमेट्स है ना आपके, जैसे कि सॉरी रूममेट राम कपूर के साथ में धीरज जो है वो रूम शेयर करते हैं, जेल शेयर करते हैं, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा कमरा जो है वो चेंज करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ साथ राम के साथ साथ रह के तुम भी खराटा मारना जो है लग रहा है सीख रहे हो। सो यहाँ पे ये सब बातें जो है बोली जाती है धीरज और राम को। साथ में राम के ऊपर में भी बोला जाता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि राम को लगता है ऐसा कि वो इस शो को डिजर्व नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, ये शो उनके लायक नहीं है, इस शो में रहना वो डिजर्व नहीं करते हैं, ये शो वाले उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें एलिगेशन जो है वो राम पे लगती है। जहाँ पे राम जो है उनका तो डे 1 से ही हमने देखा है कि कोई भी सामने वाला कुछ समझा रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो वो उस पर मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, ये नहीं समझते कि सामने वाला किस लिए बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। सो यहाँ पे राम सेम चीज करते हुए नजर आते हैं। सो जब राम ये सब करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फराह खान है या फिर रितेश देशमुख है उनकी बात से वो अग्री भी करते हैं कि जो विनर्स होते हैं, जो मतलब कि स्ट्रांग होते हैं, वो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, किसी टाइम का वेट नहीं करते कि हाँ जब टाइम आएगा तब मैं अपनी असलियत जो है वो दिखाऊंगा, बल्कि जो विनर होते हैं ना वो डायरेक्ट सामने से खेलते हैं ताकि उनके लिए ऐसा मौका ही ना आए कि उनको बाद में जाके दिखाना पड़े। तो राम इस चीज से अग्री करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ मैं ये सोच रहा था इतने टाइम से कि हाँ जब टाइम आएगा तो मैं अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाऊंगा, सच्चाई दिखाऊंगा, बट नहीं, अब मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा जो है जैसे सीधा मुझे जो है फ्रंट फुट पे खेलना
पड़ेगा और नेक्स्ट वीक से मैं अपना गेम जो है वो इम्प्रूव करूंगा। सो यहाँ पे राम की बातें जो है वो खत्म होती है। उसके बाद बात आती है हर्षद चोपड़ा पे। हर्षद चोपड़ा जो उन्होंने अपना जो सीक्रेट है रिवील किया था लॉन्च डे पे, जिस दिन ग्रैंड प्रीमियर था उस दिन पे उन्होंने बताया था सीक्रेट अपनी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड वाला, जहां पे उनको जो है चीट किया गया था 2010 में आई गेस। तो ये सब चीजें जो है 16 साल पहले की बातें उन्होंने जब बताई थी, तो इस चीज को लेके जो है लैला को आप जानती होंगी कि कितना मजाकिया अंदाज रखता है। उस बंदे को ये नहीं समझ में आता है कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। मजाक मस्ती में किसी के सामने भी कुछ बक देता है और सामने वाला जब यहाँ पे हर्ट हो जाता है उसके बाद इस चीज को लेके जाके वो अपोलोजाइज करता है, माफी मांगता है, जो भी चीजें होती है ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिलता है। सो इस चीज को लेके कहीं ना कहीं हर्षद जो है वो हर्ट होते हैं और ये सब बातें यहाँ पे वो बोलते हैं कि उनको ये चीजें बुरी लगी कि वहां पे उनको जब पूछा जाता है कि आपने जो अपनी सच्चाई बताई उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, तो यहाँ पे हर्षद का कहना ये होता है कि जब मैंने वो सीक्रेट रिवील किया था तब तो मुझे कुछ ऐसा फील जो है वो नहीं हुआ था, बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने वो रिवील करके गलती कर दी, क्योंकि जिनके सामने मैंने ये सब बोला और लाइट चली गई, गर्मी में मैं मरूंगी अब गाइज। सो जिनके सामने मैंने ये सब बातें रिवील की उन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं ये सब मजाक कर रहा हूँ और उनके लिए ये सब मजाक है और जिसकी वजह से वो इन सब का मजाक उड़ाते हैं। तो ये कहना ये चाहते हैं कि जो लैला है ना वो यहाँ पे इनकी बातों को नहीं समझता है और यहाँ पे वो उनका मजाक उड़ाता है। जहाँ पे लैला का कहना ये होता है इसके रिप्लाई में बिहाफ पे कि मैंने इनका मजाक नहीं उड़ाया, एक होता है ना कि भाई भाई साथ में बैठे तो दूसरे वाले की मजाक कर दो, वहां पे उसकी ले लो अच्छे से। तो यहाँ पे वही बात थी कि वहां पे ये भाई जो है ये कुछ बोल रहे थे, इनका हाथ जो है वो ठंडा हो रखा था, तो मैंने बोला कि शायद इसीलिए वो आपको छोड़ के चली गई। आई नो लैला ने यहाँ पे मजाक से बोला, लड़के होते हैं या फिर लड़कियां भी होती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ में मजाक करती, बट सब लोग ये सब नहीं ले सकते हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे हर्षद है वो उनसे बड़े भी है, तो उनको ये समझना चाहिए कि सामने वाला किस मतलब की माइंडसेट के साथ में जा रहा है जो भी है। सो ऐसे उनको नहीं बोलना चाहिए था। सो ये सब चीजें जो है यहाँ पे होती है। उसके बाद जो लैला है वो सॉरी बोलते हैं और हर्षद बोलते हैं आई नो तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे समझना चाहिए तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तुम सही हो, तुमने गलत नहीं बोला, बट मुझे ये सब चीजें जो है वो हर्ट करती है। सो लैला यहाँ पे सॉरी बोलते हैं और ये सब सिचुएशन जो है वो मतलब सॉल्व होता है, हैंडल करते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे जेलर्स होते हैं यानी कि क्या नाम है फराह खान, रितेश देशमुख, ये बोलते हैं हर्षद को कि एक काम करो तुम सीधा जो है यहाँ पे लैला को कन्फ्रंट करो और सामने से बोलो कि तुमको क्या फील हुआ। फिर हर्षद अपने मन की बातें जो है वो लैला से बताते हैं कि कैसे उनको बुरा लगा, सामने वाले को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लैला भी यहाँ पे अपनी गलती मानते हैं और वो यहाँ पे हर्षद से माफी मांगते हैं। यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे बारी किसकी आती है, रियाज अली की। रियाज की क्लास भी लगी है गाइस। रियाज जिनके 27 मिलियन फॉलोअर्स है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद 27 ही था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, अगर आपको पता होगा तो प्लीज बताना। तो यहाँ पे उनके फॉलोअर्स को लेके भाई पसीना यार। तो यहाँ पे उनके फॉलोअर्स को लेके जो है वो भी बोला गया, जहाँ पे कंगना रनौत का कहना ये था कि रियाज अली तुम्हारे 27 मिलियन फॉलोअर्स है, बट मुझे ऐसा लगता है कि या तो तुम्हारे फॉलोअर्स सो गए हैं या फिर वो बोर्ड से, क्योंकि फॉलोअर्स का तो यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। फॉलोअर्स है बट उनका क्या है क्या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है और लाइट आ गई गाइस सही बात पे। सो यहाँ पे कंगना का कहना ये है कि रियाज जो है वो गेम में भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो फॉलोअर्स है वो भी एक्टिव नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए फॉलोअर्स की बात पे, मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर जो टिकटॉक के टाइम के फॉलोअर्स है राइट, उस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा था, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने अपना मतलब कि करियर जो है यूट्यूब से बनाया। लॉकडाउन के टाइम पे टिकटॉक का जो मतलब एरा था वो खत्म हुआ। उसके बाद लोग इंस्टा पे आए, इंस्टा पे भी लोगों ने रील्स बनाना स्टार्ट किया और वहां पे जाके लोगों ने पसंद किया। और उस टाइम पे अगर आप फॉलोअर्स गेन करो या फिर सब्सक्राइबर्स गेन करो वो बहुत इजी होता था, बहुत जल्दी जल्दी आते थे। बट अभी के टाइम पे ऐसा नहीं होता है, सिस्टम बहुत चेंज हो गया, लोग बहुत ज्यादा नॉलेज वाले हो गए, क्योंकि उस टाइम पे जो है यूट्यूब के बारे में या फिर इन सब के बारे में लोगों को उतना नॉलेज नहीं था, बट अभी के टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज है गाइस। और उस टाइम के लोग जो उस टाइम पे एक्टिव नजर आ रहे थे कहीं ना कहीं बदल चुके हैं। तो जरूरी नहीं है कि फॉलोअर्स है तो सब लोग जगे ही होंगे, कुछ लोग हैं उसमें से भी, अगर मान लो कि 100% है उसमें से 20 to 30% लोग सो गए होंगे, उनका आईडी कहाँ गया क्या गया कुछ नहीं पता होगा, बट फॉलोअर्स तो वहां पे सो कर रहे हैं ना। सो ये सब चीजें होती है। सो यहाँ पे कंगना का कहना ये है कि आपके फॉलोअर्स तो है बट कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा और कोई कुछ करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है एक्सेप्ट यू। मतलब कि रियाज का ही क्या ही बोले, रियाज भी दिखाई नहीं दे रहा आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अच्छे से करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और उसके बाद यहाँ पे ये होता है कि रियाज जो है वो अपना पॉइंट रखते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि मैम फॉलोअर्स का बात नहीं कर सकते हम, बट गेम की बात कर सकते हैं। तो कंगना उनको समझाती है कि रियाज तुम्हारी जैसे ही मैं भी बहुत छोटी थी, मेरी भी एज बहुत कम थी, तब मैंने अपना करियर जो है
स्टार्ट किया था, काम करना स्टार्ट किया था जब मैं 17 या फिर 16 की होंगी। और मेरा फर्स्ट जो मतलब कि था ना काम, वो था अनुराग बासु के साथ में। और उनको जब मैं यहाँ पे करती थी तो मेरे साथ जब भी गलती होती थी ना मेरी, तो मैं वहाँ पे वैसे ही सफाई देती थी, एक्सक्यूज देती थी कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, सही कर लूंगी। बट अनुराग बासु ने मुझे समझाया कि अगर तुमको इम्प्रूव करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो एक्सक्यूज मत दो, बल्कि उस चीज को फेस करो और उससे आगे निकलो। सो ये सब चीजें रियाज को जब समझाई जाती है तो वो एक्सेप्ट करते हैं और यहाँ पे रियाज की कन्वर्सेशन जो है कंगना से खत्म होती है। सो ये सब होता है और उसके बाद यहाँ पे जो है सूफी की भी तारीफ की जाती है। सूफी को लेके ये बोला जाता है कि सूफी जो है उन्होंने ये अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाई और जो टैग लगा था उसको हटाने में अगर कोई एक नंबर आगे रहा है तो वो सूफी है। डे 1 से उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को ऑन किया है और रियल पर्सनैलिटी जो है वो दिखाई है। सो ये सब होता है। उसके बाद बारी आती है यहाँ पे योगेश रावत की। सो योगेश रावत और आकांक्षा की बातें हो और यहाँ पे जो है चीटिंग की बातें ना आए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो लैला की बातें हो रही होती है, वहीं पे योगेश रावत जो है उनको लेके यहाँ पे लैला को ये बोला जाता है कि तेरी जो भाभी है ना उनके बारे में हम बात करते, जो कि आकांक्षा चौधरी। सो यहाँ पे उनका कहना ये होता है, जो लैला है उनके बाद में योगेश पे आती है कंगना, और कंगना कहती है चीटर, चीटर का टैग मिला है ना तुमको योगेश, तुमको लोग चीटर बुलाते हैं। बट मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि अब जाके तुम नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती मत करना जिसकी वजह से लोग तुमको ये टैग जो है वो दे। और आकांक्षा के साथ में अगर कुछ भी गलत किया, कुछ भी वैसा दिखा, फिर मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी, ऐसा यहाँ पे कंगना राणावत जो है उनका कहना होता है। और योगेश भी यहाँ पे जो है श्योरिटी देते हैं कि चलो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। बट कहीं ना कहीं योगेश जो है वो यहाँ पे कंगना की बातों से हर्ट होते हैं, वो दिखाते नहीं, बट उनको बुरा लगता है कि पूरी दुनिया उनको चीटर चीटर कह रही है और यहाँ पे ये भी आके स्टेज पे ये सब बातें जो है वो बोल रही है, जबकि उन्होंने सबको एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन था क्या नहीं था। बट फिर भी सब उनको यही टैग जो है वो दिए जा रही है। सो यहाँ पे ये सब चीजें तो खत्म होती है। उसके बाद यहाँ पे बारी आती है कि किसको एविक्ट करना है, आई मीन किसको टर्मिनेट करना है, कौन इस शो से बाहर होने वाला है, फर्स्ट एविक्शन किसका होने वाला है। सो यहाँ पे 5 लोग है क्या में, तो 5 लोग है यहाँ पे नॉमिनेशन में। 5 लोग कौन कौन है एट रिस्क में, तो वो है यहाँ पे क्या नाम है, आकांक्षा चमोला, साथ में यहाँ पे सूफी मोतीवाला, श्रेया कालरा, माधुरी, और साथ में और एक कौन है क्या नाम था यार, रुको, श्रेष्ठा अय्यर। यस, ये 5 लोग यहाँ पे एट रिस्क में हैं। तो इन लोगों को बुलाया जाता है कहाँ, सबसे पहले बुलाया नहीं जाता, सबसे पहले यहाँ पे कहा यह जाता है कि रितेश और जो क्या नाम है फराह खान, इन लोगों की तरफ से एक किसी इनमेट्स को जो कि एट्रिक्स में है उनसे वो सेव करेंगे जिन्होंने बहुत अच्छा खेला है और अपनी पर्सनालिटी में इंप्रूवमेंट लाई है। और यहाँ पे वो कौन होते हैं, सूफी मोतीवाला। सो इनके तरफ से सूफी मोतीवाला को सेव कर दिया जाता है। इनका कहना ये है कि उनको जो सूफी है उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी कि एक सूफी ऐसा है जिसने बहुत छोटे उम्र से अपनी जो मतलब रियलिटी है उसको ऑन किया है, लोगों के सामने खुल के दिखाया है। तो इसके लिए ये यहाँ पे सूफी की पर्सनालिटी से बहुत खुश हुए हैं। मोगेम्बो खुश हुआ और यहाँ पे सूफी को सेव कर दिया गया और सूफी जो है वो यहाँ पे सेफ होते हैं। उसके बाद सूफी से कंगना पूछती है कि आज मेरे आउटफिट को तुम कितना रेट करना चाहते हो। तो सूफी का कहना होता है मैम 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो भी मतलब ड्रेसिंग सेंस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों को फॉलो नहीं करते, आप ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, बल्कि आप खुद ही एक ट्रेंड बनाते हो। सो यहाँ पे कंगना की तारीफ करते हैं सूफी। और उसके बाद जो है जितने भी इनमेट्स बचते हैं जो कि एड्रेस होते हैं, आई मीन 4 लोग, आकांक्षा चमोला, श्रेष्ठा अय्यर, माधुरी क्या नाम है जेन ग्रोवर, और एक कौन होती है श्रेया कालरा। यस, इन लोगों को बुलाया जाता है कहाँ पे, तो इनको बुलाया जाता है सीधा जजमेंट डे का जो स्टेज होता है ना, वहाँ पे जो जहाँ पे प्रीमियर स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे कंगना रनावत होती है, रितेश देशमुख होते हैं और फराह खान होते हैं, वहाँ पे इन चारों को जो है वो बुलाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है कंगना चारों से एक एक सवाल पूछती है कि कैसे उनके ऊपर में लगे दाग को, उनके दामन में लगे दाग को वो कैसे रिमूव करेंगे। सब अपना अपना पॉइंट देते हैं कि जो भी उन पे एलिगेशंस लगा हुआ है उस पर वो क्या कहना चाहते हैं, अपने आप को कैसे यहाँ पे वो साबित करेंगे कि वो गलत नहीं है। सब अपना अपना बताते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कंगना को बोला जाता है, क्योंकि कंगना एक स्पेशल गेस्ट बन के आई हुई है, पिछले सीजन को तो उन्होंने होस्ट किया था, बट गाइज यहाँ पे एज अ गेस्ट वो आई हुई है इस सीजन में फर्स्ट वीक पे। तो यहाँ पे कंगना को ये चांस दिया जाता है कि वो किसी एक इनमेट को सेव कर सकती है, सीधा सीधा एविक्शन से बचा सकती है, टर्मिनेट होने से बचा सकती है। सो कंगना यहाँ पे किसको सेव करती है, डू यू हैव एनी आइडिया? मैं बताती हूँ आपको, श्रेया कालरा को। सो यहाँ पे कंगना का कहना ये होता है कि मुझे इन चारों में से जो सबसे सही लगा, जिसने अपनी जो कमियां है या फिर जो भी खूबियां है उसको एक्सेप्ट किया है, तो वो है यहाँ पे श्रेया कालरा। और मैं चाहती हूँ कि श्रेया कालरा सेव हो जाए। मैं तो चाहूंगी कि सबको सेव कर दूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो मैं यहाँ पे श्रेया कालरा को सेव करती हूँ। श्रेया कालरा पूरे फुल एटीट्यूड में वहां से अंदर चली जाती है क्योंकि वो सेव हो चुकी है। सो यहाँ पे अब 3 कौन बचते हैं, आकांक्षा चमोला,
श्रेष्ठा अय्यर और माधुरी ग्रोवर। सो ये 3 यहाँ पे बचते हैं और तीनों के लिए एक बजर वाला राउंड होता है। 3 बजर वहां पे जो है लगा दिए जाते हैं तीनों के लिए और उनको बोला जाता है कि अब लास्ट चांस जो है वो आपके पास में है। इट मीन्स कि आपके जो सीक्रेट है ना, 3 सीक्रेट सबके होते हैं और अगर वो लास्ट मोमेंट पे अगर वो उसको रिवील कर देंगे तो वो सेफ हो जाएंगे। सो यहाँ पे तीनों के पास में ये ऑप्शन होता है कि अगर वो अपना सीक्रेट जो है वो रिवील करेंगे तो वो सेफ हो जाएंगे। बट इसमें भी एक कंडीशन है, तीनों लोग मिलके अपना सीक्रेट जो है वो रिवील नहीं कर सकते। बजर जो सबसे पहले प्रेस करेगा वही अपना सीक्रेट रिवील कर सकता है। सो जब ये बातें बोली जाती है तो बेटू हल्ला मत करो गाइस, मेरा टकलू बहुत हल्ला करे भाई, इसको ले जाना। सो यहाँ पे ये सब चीजें जो है होती है। उसके बाद यहाँ पे जो क्या नाम है रितेश देशमुख, वो क्वेश्चन करते हैं कि गाइज आपको क्या लगता है कि कौन इसमें अपना सच्चाई जो है वो बताएगा। मैं 3 तक काउंट करूंगा और उतने में आपको जो है इसमें से बजर दबाना है। जिसका बजर सबसे पहले प्रेस होगा वो यहाँ पर जो है ये टास्क जीत जाएगा और उसको अपना सीक्रेट रिवील करके और उसको जो है सेव कर दिया जाएगा। सो यहाँ पे जैसे ही बजर दबाने की बात होती है, सबसे पहले जो है बजर बजाती है माधुरी जो है ग्रोवर और यहाँ पे उनको करना होता है अपना सीक्रेट रिवील। इट मीन्स कि वो सेफ हो गई, उनका जो स्टेटस बैंड है वो ग्रीन हो गया। तो यहाँ पे माधुरी ग्रोवर जो है वो जाती है एक रेड लाइट स्पॉट में और वहां पे वो सीक्रेट रिवील करती है सॉरी। सो वहां पे स्क्रीन पे जो है एक लिखा होता है कि 3rd चाइल्ड। सो यहाँ पे टॉपिक होता है, मेन मुद्दा होता है उस सीक्रेट का 3rd चाइल्ड, जहाँ पे माधुरी ग्रोवर का कहना ये होता है कि मी एंड गौरव जैन, शायद असनीर ग्रोवर, यस मी एंड असनीर, मतलब कि हम लोग प्लान कर रहे थे 3rd चाइल्ड के लिए। हम लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट हुआ था इस चीज को लेके, बट हमारे घर वालों ने हमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, जो असनीर है उनके फैमिली वालों ने मुझे इतना मतलब कि ये किया, क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस किया कि हम लोग इस चीज के लिए आगे नहीं बढ़ पाए। एटलीस्ट जो मेरा बेटा है उसने मुझे इंसिस्ट किया कि मॉम 3rd चाइल्ड के लिए सोचो, मेरा भी मतलब एक छोटा भाई या फिर बहन जो है वो होना चाहिए। बट हम लोगों ने इसके ऊपर में बहुत बातें की, मैंने भी चाहा कि ऐसा कुछ हो, बट मेरे जो ससुराल वाले हैं उनकी थिंकिंग यहाँ पे कि हम 2 और हमारे 2, और इसके चक्कर में हम इन्फ्लुएंस हो गए और हम जो है बच्चा प्लान नहीं कर पाए, 3rd चाइल्ड प्लान नहीं कर पाए। क्योंकि लोगों को ऐसा होता है ना कि अगर 3rd चाइल्ड आपका है तो जो 2 बच्चे होते हैं वो बड़े हो जाते, बट जो सबसे छोटा वाला होता है उसके वजह से आप यंग फील कर पाते हो। बट अगर वो चीज ना हो तो इस चीज का रिग्रेट जो है वो मुझे लाइफ टाइम के लिए रह गया और अभी भी हम उस चीज को लेके रिग्रेट फील करते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी क्यों नहीं किया। क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले उनकी थिंकिंग इस चीज को लेके है कि 3rd चाइल्ड जो है वो नहीं होना चाहिए, हम 2 हमारे 2 होने चाहिए। बट आप सलमान खान की फैमिली को देख लो या फिर जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है उनकी लाइफ देख लो, उनके लाइफ में ऐसा होता है कि 3rd चाइल्ड होता है। बट यहाँ पे थिंकिंग ये है कि अगर गरीब के घर में गरीब बच्चा होगा तो उससे गरीबी बढ़ेगी, बट अमीर के घर में अगर बच्चा होगा तो उससे अमीरी बढ़ेगी, वो पैसे कमा के लाएगा। सो ये सब चीजें यहाँ पे इनका जो है वो कहना होता है, जहाँ पे वो कहती है कि इस चीज को लेके मुझे अभी भी रिग्रेट है और यही था मेरा यहाँ पे सीक्रेट, मैंने मतलब कि रिवील कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे जो है माधुरी ग्रोवर है वो सेफ हो जाती है और वो चली जाती है लॉकअप के जेल में। लॉकअप के जेल में ऑब्वियसली जेल में ही जाएंगी ना, तो जितने इनमेट्स होते हैं उनके पास में वो चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे बचता कौन है, 2 इनमेट जो कि है आकांक्षा चमोला और श्रेष्ठा अय्यर। इन दोनों में से जो सेफ होगा वो बच जाएगा और जो गया वो तो गया सो से। तो यहाँ पे कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं करना होता है, इन दोनों को जो है करना होता है एक, मतलब कि इन दोनों में से किसी एक को सेव करना होता है। और सेव कैसे होंगे, जैसे कि जितने भी इनमेट्स है ना इनके ऊपर में ये ऑप्शन जो है वो दिया जाता है। मतलब कि 15 थे ना, 15 में से 2 यहाँ पे जो कि एट्रिक्स है, तो बाकी सब बचे कितने, 13 बचे ना। तो 13 जो घर में बैठे हुए, जो जेल में बैठे हुए हैं लॉकअप में, उनको यहाँ पे डिसाइड करना है कि माधुरी और जो आकांक्षा है इनमें से कौन यहाँ पे, सॉरी श्रेष्ठा और जो यहाँ पे आकांक्षा है, इन दोनों में से कौन सेफ होगा और कौन यहाँ पे जो है एट्रिक्स से सीधा बाहर चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, एविक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे ये डिसीजन जैसे ही घर वालों के पास में जाती है, इनमेट्स के पास में जाती है, सब चले जाते हैं वोट्स करने के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि माधुरी को छोड़ के जितने भी इनमेट्स है सभी ने वोट किया आकांक्षा चमोला जो है उनको सेव करने के लिए। और यहाँ पे जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, रितेश और जो क्या नाम है फरा ये क्लियर बताते हैं कि जो आकांक्षा चमोला इनको सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं और यहाँ पे जो है क्या नाम है श्रेष्ठा को वोट्स नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से श्रेष्ठा जो है वो यहाँ पे आउट होती है, टर्मिनेट होती है, एविक्ट होती है और श्रेष्ठा यहाँ से ही स्टेज पे चली जाती है। और सबसे शॉकिंग चीज तो मैं एक चीज बताना भूल ही गई आपको कि यहाँ पे होता ये है कि आकांक्षा चमोला से जब ये बजर वाला राउंड होता है ना, जहाँ पे ये तीनों खड़े होते हैं और जो बजर जब आएगा वो अपना एक सीक्रेट जो है वो रिवील करेगा। सो आकांक्षा चमोला से जब पूछा जाता है कि वो अपना कौन सा सीक्रेट रिवील करना चाहती है, तो आकांक्षा का कहना ये होता है कि मैंने तो अपना एक सीक्रेट जो है वो प्रीमियर के डे पे रिवील कर दिया है। सो अभी मेरे पास
पास में 2 सीक्रेट जो है वो सेफ बचे हुए। तो आकांक्षा को रितेश बताते कि आपने क्या कहा कि आपके पास 2 सीक्रेट्स बचे हैं? नहीं, आप गलत हो, क्योंकि आपका बस एक सीक्रेट आपके पास में सेफ है। तो यहाँ पे आकांक्षा जो है वो शॉक होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो यहाँ पे एक ही सीक्रेट रिवील किया है। जहाँ पे रितेश बोलते हैं कि रुको मैं आपको दिखाता हूँ, और वो क्लिप दिखाते हैं जहाँ पे श्रेया कालरा ने सूफी से उनका सीक्रेट रिवील किया और बताया था कि जो आकांक्षा चमोला है वो बायसेक्सुअल है। और ये सुनने के बाद आकांक्षा को बहुत हर्ट हुआ। जो सीक्रेट उन्होंने किसी को नहीं बताई है वो कैसे यहाँ पे श्रेया ने सबके सामने जो है वो रिवील कर दिया। बस आकांक्षा ही नहीं बल्कि सारे इनमेट्स यहाँ पे शॉक होते हैं कि ये कैसी श्रेया है जिसने ये ऐसा काम जो है वो कर दिया है। सो ये सब जैसे ही यहाँ पे होता है, आकांक्षा जो है वो बोलती है कि चलो कोई बात नहीं है, मेरा सीक्रेट बाहर आया वो नहीं, बट मैं किसी पे इतना बिलीव कर रही थी, वो इंसान मुझे धोखा देगा, मैं ये सब कभी भी नहीं सोची थी, बट जो भी हो छोड़ो। उसके बाद रितेश बोलते हैं कि ठीक है जो भी हुआ छोड़ो उसको, आप अपना सीक्रेट जो रिवील हो चुका है ना आपका, उसके बारे में आप कुछ यहाँ पे जो है हमें बताओ। तो यहाँ पे आकांक्षा बताती है कि कैसे उनको जो है शादी से पहले वो बायसेक्सुअल थी, उनको लड़कियां पसंद आती थी, वो अट्रैक्ट होती थी, और कुछ ऐसे फ्यू कनेक्शंस हुए हैं, उनके रिलेशनशिप रहे हैं जिनके साथ में उन्होंने टाइम स्पेंड किया है। इतना ज्यादा इंटीमेट नहीं था, बट वो कुछ लड़कियों के साथ में रिलेशनशिप में रही है। और इसको लोग जो है, जो पब्लिक है या फिर जो हमारी सोसाइटी है, वो एक मतलब कि एक टैग देती है मतलब सेक्सुअलिटी को लेके कि ये बायसेक्सुअल है या फिर कुछ भी है, बट ऐसा नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्ल्ड है ना मैन डोमिनेटिंग है, और मुझे ऐसा फील होता है कि जो गर्ल्स है वो सेफ फील कराती है, और मुझे उनके अराउंड सेफ फील होता है, मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे ब्यूटीफुल लगती है। सो इसलिए मैं उनको जो है पसंद करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूँ। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, पहले था बट ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी भी मुझे सब जो है वो बहुत प्यारे लगते हैं। सारे इनमेट्स यहाँ पे प्यारे हैं, सब मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, सब इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। उसके बाद आकांक्षा जो है वो सेफ हो जाती है और वो चली जाती है अंदर, और जो श्रेष्ठा है वो चली जाती है बाहर। सो जैसे यहाँ पे आकांक्षा जो है वो अंदर जाती है, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आकांक्षा के जाते सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, सब तालियां बजाते हैं आकांक्षा के लिए, सब लोग बहुत बोलते हैं कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुमने अपने आप को बचाया। वहीं पे श्रेया का कहना ये होता है कि उसने मुझे अनसेफ किया था, उसने मुझे ट्रिक्स डाला था, तो मैंने उसकी एक सीक्रेट रिवील कर दी। इट मीन्स टिट फॉर टैट। उसने मुझे मतलब बाहर निकालने की कोशिश की, तो मैंने भी उसको बाहर निकालने के लिए उसकी एक लाइफ लाइन जो है वो यूज कर दी। तो यहाँ पे श्रेया स्मार्ट गेम खेलती हुई नजर आ रही है, और लोगों को इस बात का बुरा लग रहा है। तो आप लोगों को बुरा लगता हुआ रह जाएगा, और जो श्रेया कालरा है वो गेम खेल के यहाँ से निकल जाएंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या होता है, बट फिलहाल जो हो रहा था उस पर आते हैं। सो यहाँ पे आकांक्षा आती है और सब लोगों को ये बोलती है, जितने भी इनमेट्स होते हैं उनको, कि मुझे जो है सबके सामने कुछ कन्फ्रंट करना है, तो सब लोग प्लीज इकट्ठे यहाँ पे बैठ जाओ। जितने इनमेट्स होते हैं सभी वहां पे बैठ जाते हैं। उसके बाद आकांक्षा चमोला जो है वो श्रेया कालरा को वो आगे बुलाती है, अपने पास बुला के बोलती है, गाइज मैं आप सबको बोलना ये चाहती हूँ कि ये जो लड़की है ना, इससे ज्यादा इवल पर्सन मैंने आज तक अपने लाइफ में कहीं भी नहीं देखा है। सो मैं आप लोगों को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपना सीक्रेट इस लड़की के सामने रिवील मत करना, क्योंकि ये जो लड़की है ना, इस पे आप कभी भी बिलीव नहीं कर सकते कि कब ये आपका काट के चली जाए। क्योंकि मैंने उस पर बहुत बिलीव किया था, बट मुझे ऐसा नहीं पता चला था कि ये गेम के लिए मेरे साथ में ऐसा धोखा करेगी, और मुझे ये चीजें जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो बुरी लगी। और यहाँ पे श्रेया का रिएक्शन यही होता है, हाँ ठीक है चलो थैंक यू, हाँ ठीक है चलो थैंक यू। तो श्रेया ऐसे करती है। उसके बाद जो है क्या होता है कि माधुरी यहाँ पे डिफेंड करने की कोशिश है वो करती है, किसको? श्रेया को। माधुरी का कहना होता है कि जो श्रेया है वो अगर सूफी के पास गई थी उसका सीक्रेट रिवील करने के लिए, तो सूफी को नहीं सुनना चाहिए था, वो मना कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बट सबका कहना ये है कि अगर कोई बोल रहा है तो आप अपना कान तो बंद नहीं कर सकते ना, ऑब्वियसली सुनोगे। सो यही चीज जो सूफी है उसके साथ हुआ, बट यहाँ पे श्रेया जो है वो गलत है। वहीं पे आकांक्षा जो है, आकांक्षा चौधरी, वो आकांक्षा चमोला के लिए स्टैंड लेके जाती है श्रेया के पास में, उनसे भी उनकी बहस होती है, जहाँ पे वो बोलती है कि तू मुझे इवल पर्सन बोलती है, आई थिंक तू एक मतलब कि जो पर्सन होता है ना, तो तू पर्सन भी नहीं है। सो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो जैसे ही यहाँ पे जजमेंट डे खत्म होता है, पूरा जो इनमेट्स का जो राउंड मतलब सर्कल होता है, जितने भी इनमेट्स होते हैं सभी यहाँ पे अगेंस्ट नजर आते हैं श्रेया कालरा के। हर्षद भी सुनाते हैं श्रेया को, आकांक्षा भी सुनाती है, साथ में यहाँ पे शिवांगी जो कि उनको डिफेंड करती थी, शिवांगी भी यहाँ पे सुनाती है किसको? श्रेया कालरा को, कि मैं तुम्हारे लिए इतना स्टैंड लेती थी और तुम्हारी वजह से मुझे इतना लोग जो है वो सुना रहे हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसी होगी, मैं नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे लिए कभी भी बात नहीं करूंगी। और यहाँ पे श्रेया का सिंपल रिप्लाई होता है, मैंने तो तुम्हारे नहीं बोला था कि तुम मेरे लिए स्टैंड लो। ऑब्वियसली वो सही है, उसने तो नहीं बोला था स्टैंड लेने के लिए, बट यहाँ पे शिवांगी जो है वो रोती हुई नजर आती है, और शिवांगी बोलती है कि तुम्हारी वजह से लोग मुझे आके सुना रहे। और वो लोग कौन है? आकांक्षा जो चौधरी है, उन्होंने यहाँ पे श्रेया को सुनाया कि तुमने ही तो जब मैं उससे लड़ रही थी तो मुझे डांटा था कि तुम उससे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, अभी देख लो कि इसकी पर्सनैलिटी कैसे ये सब बातें जो है वो बोल रही है। सो कहीं ना कहीं ये सब होने के बाद में आकांक्षा जो है
वो रोती है, सब लोग उसको चुप कराते हैं। तो आकांक्षा का कहना ये होता है कि मुझे इस बात का बुरा नहीं है कि मेरा सीक्रेट रिवील हो गया, मुझे इस बात का बुरा यही लग रहा है कि जिसपे मैंने बिलीव किया उसने मुझे ऐसे करके धोखा दे दिया। एक गेम के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। सो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। और उसके बाद में जो है आकांक्षा चंबोला का कहना ये होता है कि मैंने ये सीक्रेट जाके श्रेया से नहीं बोली थी। मैं तो बैक स्टेज में जब ये शूट खत्म हुआ था तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उतने में मैंने बोला था कि शिट यार मेरे से तो सीक्रेट रिवील हो गया, और इसने बैक साइड से सुन के और इसने मेरा सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। पूरा जो जजमेंट नाइट होता है, सॉरी जजमेंट डे, सो बहुत ज्यादा धमाकेदार होता है, बहुत ज्यादा मतलब बम फटाके फूटे हैं, मस्त मिर्च मसाला लगता है। और यहाँ पे आता है प्रोमो आता है टुमारो का, जो कि आज एपिसोड आने वाला है। और यहाँ पे उसमें ये बताया जाता है कि नया इनमेट की एंट्री जो है वो होने वाली है। सबसे पहले तो घर वालों का जो खाना है वो यहाँ पे उनके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका जो राशन का जो पैसा है वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे सुनीता और राम को खाने के लिए ये लोग खाना ऑर्डर करते, बट राम का कहना ये होता है कि अगर सब लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग भी नहीं खाएंगे, खाने का एक निवाला मैं मुंह में नहीं डालूंगा। और यहाँ पे जो है बहुत कलेश होता है। उसके बाद रितेश देशमुख आएंगे, टास्क पूरा एकदम सेटअप जो है वो रेडी होगा। उसके बाद यहाँ पे जितने भी इनमेट्स होंगे उनको सुनाई जाएगी खरी खोटी, क्योंकि उन्होंने सही से गेम में जो है सरवाइव करने के लिए पैसे बचाने का ट्रिक जो है वो नहीं समझा। और उसके बाद यहाँ पे जो है एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री होगी, और वो कौन होगी मैं आपको पहले बता देती हूँ। वो होने वाली है शिल्पा शिंदे, भाभी जी घर पे है। सो यहाँ पे शिल्पा शिंदे की एंट्री होने वाली है द वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट, और घर बयान मचने वाला है बवाल, क्योंकि यहाँ पे शिल्पा आएंगी। और आपने देखा होगा कि बिग बॉस में कैसा बवाल मचा था, तो यहाँ पे इसमें भी मस्त बवाल जो है वो मचने वाला है। बवाल तो ऑलरेडी पहले से मच रखा था, बट शिल्पा आएंगी तो और भी ज्यादा मस्त मतलब कि जो है बवाल मचता हुआ नजर आने वाला है। बट फिलहाल यही थी लेटेस्ट अपडेट, तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूं। तो क्या है आपका इन सब पे कहना, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।